नाउ इट्स टाइम फॉर पार्ट 2, है ना। तो पार्ट 2 में हम लोग प्रिसाइजली 3 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। 3 टॉपिक्स के अलावा एक और टॉपिक था, मोदी जी न्यूजीलैंड गए थे ना। तो हमें पढ़ना होता है आईआर में रिलेशन ऑफ इंडिया विथ सुपर पावर्स। क्या न्यूजीलैंड सुपर पावर है? नहीं है। और पढ़ना होता है रिलेशन ऑफ इंडिया विथ नेबर्स। क्या न्यूजीलैंड नेबर है? नहीं है। तो नहीं पढ़ेंगे, बात खत्म। ठीक है, सारी दुनिया पढ़ेगी क्योंकि सारी दुनिया को पढ़ना है, बट हमारे यूपीएससी एपीएससी के सिलेबस में नहीं है, तो हम लोग नहीं पढ़ने वाले। समझ में आई बात? मोदी तो साल में 50 कंट्री जाते हैं, तो क्या 50 कंट्री पढ़ेंगे? नहीं पढ़ने वाले। ठीक है, वट एवर वी विल स्टडी अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। उसमें अगर कुछ प्रीलिम्स ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट होगा तो वो आपको मैं प्री सिक्योर में दे दूंगा। समझ में आई बात? मेंस ओरिएंटेड कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होने वाला है, बिकॉज दैट इज नॉट इन आवर सिलेबस। चलिए आगे आते हैं। तो ये प्रीलिम्स और मेंस ओरिएंटेड तीनों टॉपिक्स हैं। इंडियाज रैंकिंग इन ग्लोबल फ्री स्पीच इंडेक्स। फ्री स्पीच समझते हो? जो मर्जी वो बोल सको। तो इंडिया में क्या तुम जो मर्जी वो बोल सकते हो? नहीं, बोलोगे तो क्या हो जाएगा? लेटेंट हो जाएगा। ठीक है, ठीक, लेटेंट समझते हो ना? नहीं, ठीक। द डायस्टोपियन साइड ऑफ इंस्टा कॉमर्स। इंस्टेंट कॉमर्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं? इंस्टा कॉमर्स, इंस्टेंट कॉमर्स, क्विक कॉमर्स, है ना। फटाक से ऐसे करिए, जेप्टो, खाना आ गया 10 मिनट में। ठीक है, जेप्टो वेप्टो से क्या आता है? कुछ ग्रोसरी आ जाती है। वाई आर इलेक्टोरल रिफॉर्म नेसेसरी। इलेक्टोरल रिफॉर्म किस में आएगा? पॉलिटी में आएगा। तो ये तीनों टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहले हम लोग बात कर लेते हैं ग्लोबल फ्री स्पीच इंडेक्स का। इसको रिलीज कौन करता है? तो रिलीज करता है कोई इंडिपेंडेंट यूएस बेस्ड थिंक टैंक, जिसने इंडिया का रैंक कितना रखा है? 24। 24 सुन के अच्छा लग रहा है क्योंकि कंट्रीज तो बहुत सारी हैं, बट उसने कितनी कंट्रीज में रखा है? 33 कंट्रीज में। तो उसने टोटल 33 कंट्रीज का सर्वे किया और बोला कि इंडिया का रैंक क्या रहेगा? 24 रहेगा। किस चीज में रहेगा? फ्री स्पीच। फ्री स्पीच का यह मतलब नहीं हुआ कि पैसा देके स्पीच और फ्री स्पीच। फ्री मतलब फ्रीली बोल सकते हो कि नहीं। तो आप बताओ, इंडिया में क्या आप जो मर्जी बोल सकते हो? नहीं। क्या नहीं बोल सकते हो वो बताओ? क्या आप अपने रिलीजन के अगेंस्ट में बोल सकते हो? खुद के रिलीजन के अगेंस्ट में? नहीं। क्या आप माइनॉरिटीज के अगेंस्ट में बोल सकते हो? ठीक है, माइनॉरिटी के अगेंस्ट तो वैसे भी नहीं बोलना चाहिए। क्या आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल सकते हो? क्या आप गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अगेंस्ट बोल सकते हो? बोलना है, बिल्कुल बोलना है, बोल सकते हो। बट ये इसने क्या किया? सर्वे किया, और सर्वे करके तुम्हारे जैसे 100 लोगों का से पूछा, क्या तुम बोल सकती हो? उसने बोला नहीं। क्या तुम बोल सकती हो गवर्नमेंट के अगेंस्ट? उसने बोला नहीं। क्या तुम बोल सकते हो? उसने बोला हाँ। तो ऐसे करके अगर मान लो इंडिया में 50 लोग बोलते हैं कि हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल ही नहीं सकते, मतलब फ्री स्पीच कम है। क्या कम है? फ्री स्पीच कम है। क्या तुम अपने रिलीजन की बुराई कर सकते हो? नहीं। क्या कर सकते हो? नहीं। क्या कर सकते हो? नहीं। समझ में आई बात? मतलब कि फ्री स्पीच कम है। भले ही वो कोई अंदर से जाने कि हाँ हमारे रिलीजन में भी थोड़ी बुराइयां तो हैं, बट वो बोल नहीं सकते। समझ में आई बात? क्योंकि उनके ही रिलीजन वाले फिर उनको क्या करने लगेंगे? क्रिटिसाइज करने लगेंगे। कोई भी रिलीजन हो, बी इट ए बी सी डी जी, जो भी रिलीजन हो। तो उसी के बेसिस पे ये पूरा क्या निकला हुआ है? सर्वे निकला हुआ है। इंडियाज रैंकिंग, ठीक है, 33 में 24। इंडिया का स्कोर कितना है? 62.6। इंडिया से ज्यादा स्कोर है साउथ अफ्रीका का, कम स्कोर है लेबनान का। सोचो, लेबनान कंट्री के साथ हम लोग हैं। द रिपोर्ट आइडेंटिफाइज इंडिया इज ए कंट्री एक्सपीरियंसिंग, अब एक कीवर्ड है। कीवर्ड क्या है? डेमोक्रेटिक बैक स्लाइडिंग। ठीक है, तुमने देखा है बैक स्लाइड होते हुए? नहीं देखा है। मून वॉक नहीं देखा? ठीक है, तो वैसे ही डेमोक्रेसी इंडिया में क्या कर रही है? पीछे जा रही है, बैक स्लाइड कर रही है। क्योंकि जब जो मर्जी वो बोल ही नहीं सकते हो, जब लोगों का विल ही इंपोज नहीं हो रहा है, जब प्रेस फ्री नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं? डेमोक्रेटिक बैक स्लाइडिंग बोलते हैं। समझ में आई बात? किन कंट्रीज जैसा? हंगरी जैसा और वेनेजुएला जैसा। वाइल फ्री स्पीच लॉज एग्जिस्ट इन प्रिंसिपल, देयर एनफोर्समेंट इज वीक एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन डिसेंट आर इंक्रीजिंग। डिसेंट का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बोलना, उसको क्या बोलता है? डिसेंट। तो उस डिसेंट के अगेंस्ट में गवर्नमेंट का रिस्ट्रिक्शन जो है वो बढ़ते जा रहा है, कि अगर आप डिसेंट करोगे तो आपको जेल में डाला जा सकता है, यूएपीए लगाया जा सकता है। ये सब इंक्रीज हो रहा है।
राइट टू फ्री स्पीच, है ना, ये सब सर्वे ने अलग अलग कंट्रीज का निकाला। इनफैक्ट हंगरी का, वेनेजुला का स्कोर बहुत हाई आया, है ना। हंगरी का स्कोर कितना था? 85। वेनेजुला का स्कोर कितना था? 81। जबकि वहां पे ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट है। ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट मतलब ऐसा गवर्नमेंट जो एक्सेसिव क्या करे, कंट्रोल करे, उसको क्या बोलते हैं? ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट। इंडोनेशिया, मलेशिया एंड पाकिस्तान शोड द बिगेस्ट इंप्रूवमेंट। पाकिस्तान में इंप्रूवमेंट हो रहा है फ्री स्पीच में, है ना। लेकिन वाकई है, पाकिस्तान की मीडिया उनके क्रिकेट टीम के अगेंस्ट में कुछ भी बोलती है कि नहीं बोलती है? ठीक है, तो हम लोग हैप्पीनेस के लिए उनको देख रहे होते हैं। समझ में आई बात? कि अपनी मीडिया को छोड़ो, उनकी मीडिया को सुनो। हमारी मीडिया क्या बुराई करेगी, उनको सुनते हैं। समझ में आ रही बात? तो उनके यहाँ फ्री स्पीच का ज्यादा इंप्रूवमेंट है, हमारे यहाँ नहीं है। एक बेचारी ने बोल दिया कि रोहित शर्मा मोटे हैं, तो उसको सब लोग मारने पे तुला है कि मोटे हैं, होगा मोटा, हमारा मोटा है। समझ में आई बात? कब जीत के लाया है, ऐसे कैसे मोटा बोल दिया? अरे मोटा ही बोला है, खराब प्लेयर नहीं बोला है। समझ में आई बात? और खराब प्लेयर बोला भी है तो उसका ओपिनियन हो सकता है, उसको नहीं अच्छा लगा, ठीक है, इट्स ओके। समझ में आ रही बात, है ना। तो हमारे यहाँ फ्री स्पीच सही में क्या होते जा रहा है? कम होते जा रहा है। ठीक है, आगे ग्लोबल ट्रेंड इन फ्री स्पीच। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज डोमिनेट द इंडेक्स। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में मार्क्स उनको बढ़िया मिलता है ना। जैसे नॉर्वे, डेनमार्क, ये सब स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, उनका हर चीज में मार्क्स अच्छा है, कुछ खराब ही नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको जाना है चिल करने, ऐसी कंट्री जहां जाके आप रह सको इंडिया के अलावा, तो कहां चले जाओ? स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में। 1 महीने में बोर होके आ जाओगे। समझ में आई बात? क्योंकि कोई तुमसे मिलेगा ही नहीं, सब लोग घर में ही है ना, दूर दूर तक लोग ही नहीं है। और हम इंडियंस को किसकी आदत है? लोग की आदत है। अगर हम भीड़ नहीं देखेंगे तो परेशान होंगे, भीड़ देख के परेशान नहीं होते, नॉर्मल लगता, वाह ये देखो जुलूस, मजा आ गया, है ना। 10,000 भीड़, 10 लाख भीड़, तब मजा आता है। समझ में आ रही बात? ठीक है, इंडोनेशिया 56.8, मलेशिया 55.4, ये सब स्कोर है, स्कोर रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नॉर्वे फर्स्ट कंट्री है, तो नॉर्वे का नाम याद रख सकते हो। ठीक है, ये देखो इन लोगों ने ग्राफ व्राफ बनाया है ना, पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन। हाईएस्ट सपोर्ट वाली कंट्रीज ये है, ठीक है, और हायर सपोर्ट वाली थोड़ा सा उससे ये वाली कंट्रीज हो जाएंगी। मॉडरेट सपोर्ट वाली कंट्रीज ये वाली कंट्रीज हो जाएंगी। लोअर सपोर्ट वाली कंट्रीज में इंडिया आ जाएगा। लोएस्ट सपोर्ट वाली में पाकिस्तान वगैरह आ जाएंगी, इंडोनेशिया वगैरह आ जाएंगी। इनका मार्क्स क्या है फ्री स्पीच में? सबसे कम है। किसमें? पाकिस्तान में। और ये अपने क्रिकेट टीम के अगेंस्ट बोल सकते हैं, लेकिन अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल सकते हैं? नहीं। हम लोग तो फिर भी बोल सकते हैं। फाइंडिंग अबाउट्स इंडिया, इंडिया के अबाउट्स जो ग्राफ है 2024 2021, ये फेडेड वाला 2021 है, डार्क वाला 24 है। 24 में स्कोर है से व्हाट दे वांट विदाउट गवर्नमेंट सेंसरशिप, जो मर्जी वो बोल सकते हैं बिना गवर्नमेंट के रोक टोक के। तो वैसा 2024 में कितने परसेंट लोग हैं? 88.91। पहले कितने थे? 89, थोड़ा सा कम हुआ है। रिपोर्ट्स द न्यूज विदाउट गवर्नमेंट सेंसरशिप, अभी ज्यादा लोग हैं, पहले थोड़े कम थे। यूज द इंटरनेट विदाउट गवर्नमेंट सेंसरशिप, अभी ज्यादा हैं, पहले कम थे। एक्सप्रेस स्टेटमेंट दैट क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट पॉलिसी, अभी काफी कम हो गया। समझ में आई बात? पहले क्या थे? ज्यादा थे, जो गवर्नमेंट पॉलिसी को क्या कर सके? क्रिटिसाइज कर सके। एक्सप्रेस स्टेटमेंट दैट आर ऑफेंसिव टू माइनॉरिटी ग्रुप बढ़ गया। समझ में आई बात? ठीक है, इसी को क्या बोल सकते हो? डेमोक्रेटिक बैक स्लाइडिंग का ये भी एक पैरामीटर बोल सकते हो कि माइनॉरिटी ग्रुप्स के बारे में ऑफेंसिव स्टेटमेंट देना क्या हो गया है? राइज हो गया है ना। ये सब ये पूरा आप इंडियन सोसाइटी में भी यूज कर सकते हो, खासकर ये वाला डेटा। अब ये वाला डेटा का मतलब ये मत लिख देना कि इंडिया में 43% लोग बोल सकते हैं। बताओ कि किस सर्वे ने ऐसा बोला है या किस रिपोर्ट ने ऐसा बोला है। समझ में आई बात? यू हैव टू मेंशन द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज वेरी वेरी एसेंशियल। अब हवा में बातें नहीं कर सकते। समझ में आई बात? एक्सप्रेस स्टेटमेंट दैट आर ऑफेंसिव टू योर रिलीजन, ऑलमोस्ट 44% लोग। एक्सप्रेस स्टेटमेंट दैट सपोर्ट होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप, पहले 63% लोग, अभी 53% लोग, वो भी क्या हुआ है? कम हुआ है। एक्सप्रेस स्टेटमेंट दैट इंसल्ट द नेशनल फ्लैग, तो ऐसे लोग बड़े हैं, ठीक है, जो नेशनल फ्लैग को क्या कर सकते हैं? इंसल्ट कर सकते हैं। एआई जनरेटेड कंटेंट पे कितना टॉलरेंस है वो देखो। 37% लोग ये बोलते हैं कि पॉलिटिशियन के ऊपर कुछ भी डीप फेक्स बनाओ चलता है। मोदी जी के ऊपर तो खूब बनता है ना, मोदी जी मस्त डांस करते हुए, गाना गाते हुए, है ना, ठीक है, मेलोनी के साथ बैठे हुए, ये सारा कुछ नजर आता है। आगे कहाँ गया?
कंटेंट दैट इंसल्ट द नेशनल फ्लैग, इसके लिए 44% लोग ओके हैं। कंटेंट दैट इज ऑफेंसिव टू माइनॉरिटी एआई जनरेटेड, 33% लोग ओके हैं। कंटेंट दैट इज ऑफेंसिव टू देयर ओन रिलीजन, 33.6% लोग ओके हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको वाकई में फ्री स्पीच की बात करनी है तो फ्री स्पीच का सबसे ज़्यादा मतलब होता है, वाकई में सबसे ज़्यादा मतलब होता है कि गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज़ हैं आप क्रिटिसाइज कर सको अगर आपको अच्छी नहीं लगती है तो। समझ में आई बात? उसके अलावा ठीक है, थोड़ा बहुत स्टैंड अप कॉमेडी और ये सब चीज़ होते रहना चाहिए। इंडिया के अबाउट क्या फाइंडिंग्स है, तो अलग अलग ग्राफ्स हैं, बार बार हमें ग्राफ्स रटना देखना ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। टॉलरेंस ऑफ रिपोर्टिंग कॉस्टली इंफॉर्मेशन, है ना, percentage of respondent who think that media should be able to publish this type of information, economic issues that might destabilize the economic country, तो अभी 56% लोग बोलते हैं कि इकोनॉमिक इश्यूज को मीडिया को ज़्यादा बोलना चाहिए, 41% लोग बोलते हैं नेशनल सिक्योरिटी वाले इश्यूज को मीडिया को ज़्यादा दिखाना चाहिए। तो अलग अलग फाइंडिंग्स हैं फ्री स्पीच को लेके। पब्लिक सपोर्ट फॉर फ्री एक्सप्रेशन वर्सेज रियलिटी, मेजॉरिटी ऑफ इंडियन बिलीव इन फ्री स्पीच विदाउट गवर्नमेंट censorship, however support for criticizing government policy is lower than the global average। समझ में आई बात? ठीक है। 37% of Indian respondent agreed that the government should prevent people from criticizing its policies। 37% लोग मानते हैं कि गवर्नमेंट लोगों को रोके कि उनकी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज नहीं किया जा सके। अगर तुम्हारी पॉलिसी को क्रिटिसाइज नहीं किया जाएगा तो फिर ऑपोजिशन को कैसा मौका मिलेगा? समझ में आ रही बात? इसका मतलब गवर्नमेंट जो कर रही है वही ठीक है, फिर तो हिटलर बन जाओ, जो करो वही ठीक है। समझ में आ रही बात? ठीक है। द हाईएस्ट अमॉन्ग ऑल सर्वेड कंट्री, ये सबसे खराब परसेंटेज है अगर इंडिया के हिसाब से बोले। ये कम से कम होना चाहिए, मे बी 4%, 2%, 5%, इतने परसेंट लोगों को लगे कि नहीं नहीं गवर्नमेंट को रोकना चाहिए अपने अगेंस्ट में कोई क्रिटिसाइज कर रहा है तो। समझ में आई बात? अगर आयुष्मान भारत योजना में आज कुछ कमी है अगर मैं बोलूं तो इनके हिसाब से रोकना चाहिए, नहीं, नहीं मत बोलो। समझ में आ रही बात? ठीक है। कंपैरेटिवली इनके हिसाब से अगर अब तुमको क्वेश्चन दिया जाए क्रिटिकली एनालाइज दिस स्कीम, तो तुम सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव लिख के आओ, नेगेटिव लिख के नहीं आओ। समझ में आ रही बात? ठीक है। कंपैरेटिवली दिस सेंटिमेंट वाज सपोर्टेड बाय 5% इन यूके, 3% इन डेनमार्क। इंडिया में कितना परसेंट है? 37% है। ऐसी मानसिकता वाले लोग। ठीक है। This suggests that a significant section of Indian favors restrictions on political speech, reflecting growing support for government control over public discourse। गवर्नमेंट का कंट्रोल पब्लिक के ओपिनियन पे बढ़ता जा रहा है, पब्लिक क्या बोले क्या नहीं बोले उस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल बढ़ता जा रहा है। डिस्क्रिपेंसी बिटवीन पब्लिक परसेप्शन एंड इंटरनेशनल असेसमेंट, Indians and South African felt their ability to speak freely had improved. However, global ranking indicate a decline in free speech protection in India, highlighting a disconnect between perception and actual condition। Perception अलग है, actual condition अलग है। Censorship में rise होता जा रहा है ना? और क्या हो रहा है? Political restrictions बढ़ रहे हैं। For example, आप पॉलिटी में UAPA पढ़ते हो ना, Unlawful Activities प्रिवेंशन एक्ट, उसमें भी पढ़ते हो, इंटरनल सिक्योरिटीज में भी, है ना, कि अनलॉफुल एक्टिविटी को प्रिवेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या बनाया है? यूएपीए। अरे प्रिवेंटिव डिटेंशन वगैरह पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? पढ़ते हो ना? ठीक है। तो वो सब लॉज क्या करते हैं? ऑपोजिशन को, एक्टिविस्ट को यूएपीए लॉ में डाल के फिर उनको कहाँ भेजते हैं? जेल। तो इस तरह से क्या हो रहा है? फ्री स्पीच कर भी हो रहा है ना। सेलेक्टिव टॉलरेंस फॉर फ्री स्पीच, फ्री स्पीच का टॉलरेंस क्या हो गया? सिलेक्टिव। किसी फ्री स्पीच को लोग टॉलरेट कर लेता है, किसी को टॉलरेट नहीं कर पाता है ना, अभी देखा था ना। ठीक है। While free speech is widely supported in principle, it is often opposed when it contradicts political belief or religious sentiment। तब बहुत ज्यादा, है ना, स्टैंड अप कॉमेडियंस पे, जर्नलिस्ट पे बहुत सारे अरेस्ट ऐसे देखने को मिल जाते हैं आपको। वे फॉरवर्ड क्या है? रीअफॉर्म लीगल प्रोटेक्शन। लीगल प्रोटेक्शन मतलब लॉ से प्रोटेक्शन बढ़े, कोर्ट्स का प्रोटेक्शन बढ़े। समझ में आ रही बात? डिजिटल एंड मीडिया फ्रीडम को और ज्यादा बढ़ाया जाए, पब्लिक परसेप्शन और रियलिटी को और ज्यादा अलाइन किया जाए, अवेयरनेस वगैरह बढ़े कॉन्स्टिट्यूशनल फ्री स्पीच प्रोटेक्शन को लेके। सबको आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 पढ़ाओ। समझ में आ रही बात? हर एक इंसान को पढ़ाओ। आर्टिकल 19 के क्लॉजेस भी पढ़ाओ, उनके सब क्लॉजेस भी पढ़ाओ, आर्टिकल 19 क्लॉज 2 उस पर रिस्ट्रिक्शन भी पढ़ाओ। समझ में आई बात? उस पर एग्जाम्पल भी समझाओ, तभी तो समझ में आएगा, है ना। ठीक है। सेकेंड टॉपिक, डायस्टोपियन साइड ऑफ इंस्टा कॉमर्स। डायस्टोपियन मतलब दोनों साइड, इंस्टा मतलब इंस्टेंट कॉमर्स।
इंस्टेंट कॉमर्स समझते हो? चुटकी बजाया खाना आ गया, समझ में आई बात? जेप्टो कर दिया, ग्रोसरी आ गया। इंस्टेंट कॉमर्स ने मेरा इतना काम खराब किया हुआ था दिल्ली में, ठीक है, मैं 3rd फ्लोर पे रहता था और सब्जी वब्जी लाने जाता रहता था, कुछ लाने चला गया। इंस्टेंट कॉमर्स ने इतना काम खराब कर दिया कि मैं सब लाना बंद कर दिया था, ठीक है। 7 मिनट्स में ये ब्लिंकिट वाले डिलीवरी कर देते थे, 7 मिनट। पहले जेप्टो आया 10 मिनट, जैसे ही जेप्टो आया उसके पहले ब्लिंकिट आधे घंटे में करता था, तो उसने कितना निकाल दिया? 7 मिनट में। तो पहले ही 7 मिनट में निकाल देते, जेप्टो का वेट क्यों कर रहे थे? अब क्या हुआ, तुम सुबह उठे और तुमको ब्रेकफास्ट करना है और ब्रेकफास्ट करके क्लास लेने जाना है, ठीक है। देखा कि ब्रेकफास्ट करने के लिए कुछ अवेलेबल है नहीं, तुम ब्रश करने गए, उसके पहले तुमने जेप्टो ऑर्डर कर दिया, ब्रश करके कंप्लीट हुए तब तक दूध आ गया, ब्रेड आ गया, फटाफट बनाए खा के गए। समझ में आई बात? तो ये सब फायदा है कि नहीं है? अरे बोलो, आलसी भी बना रहा है साथ में, लेकिन फायदा है कि नहीं है ना? तो फिर मेरा ग्रोसरी खरीदना बंद। तो फिर जब मैं पहली बार यहाँ आया, फिर मैं जेप्टो कर रहा हूँ, हो ही नहीं रहा है, ब्लिंकिट कर रहा हूँ, हो ही नहीं रहा है। समझ में आई बात? गुस्सा हो रहा हूँ, रोज सब्जी लाना पड़ रहा है, ये क्या तरीका होता है बताओ? क्योंकि 2 साल में जो दिमाग खराब किया था उन लोगों ने मेरा, ठीक है ना? तीनों ऐप जो भी थे, ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट, है ना, स्विगी का इंस्टामार्ट और ये आपका जेप्टो, तीनों करके रखा था, और भी बहुत सारे हो गए थे धीरे धीरे, है ना। इस पे नहीं मिल रहा तो उस पे मिलेगा, उस पे नहीं मिल रहा तो उस पे मिलेगा, आराम से काम हो रहा था, ठीक है। बाद में वो 10 रुपये डिलीवरी भी ले रहे थे, 7 रुपये का सामान मंगा रहा हूँ, 10 रुपये डिलीवरी, 17 रुपये ले जा तू, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक लेमन मंगाया 7 रुपीज़ का, 10 रुपये डिलीवरी लेके गया, स्टिल ओके, चल रहा है, ठीक है। तो ये सब है आपका जिसको हम बोलते हैं इंस्टा कॉमर्स, क्विक कॉमर्स या इंस्टेंट कॉमर्स बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें जो लोग काम करने वाले लोग होते हैं इनको गिग वर्कर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गिग, GIG स्टैंड फॉर गिग वर्कर्स, है ना। ऐसे वर्कर्स जो नॉर्मल, जो फॉर्मल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में नहीं आते हैं, रादर एक तरह से इनफॉर्मली या फिर कॉन्ट्रैक्चुअली काम करते हैं प्लेटफॉर्म्स के लिए, प्लेटफॉर्म बेस्ड होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? गिग वर्कर। समझ में आई बात? स्विगी जोमेटो के डिलीवरी पार्टनर्स हो गए आपके, ये गिग वर्कर्स हैं, है ना। अर्बन कंपनी जो है उसके जो पार्टनर्स हो गए, फॉर एग्जांपल अगर आप घर हाउस क्लीन करने के लिए किसी को बुलाते हो अर्बन कंपनी से, तो अर्बन कंपनी के पास एम्प्लॉय थोड़ी है, वो प्लेटफॉर्म है, उसने लिंक कर रखा है बाकी लोगों को कि तुमको अगर क्लीन करना है तो हम तुमको काम भेज देंगे, जाओ क्लीन करो, बदले में हमारा कमीशन दे दो हमें। समझ में आई बात? तो अगर काम मिलेगा तो पैसा मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। आने जाने में अगर कोई लॉस हो गया, एक्सीडेंट हो गया तो तुम्हारा है। समझ में आई बात? तो ये जो क्विक कॉमर्स वाली चीजें हैं, इंस्टेंट कॉमर्स वाली चीजें कई बार काफी रिस्की भी हो जाती हैं। 7 मिनट्स में डिलीवरी करना है, 10 मिनट्स में डिलीवरी करना है, डिलीवरी लेट हो गया तो फ्री का खाना मिलेगा। समझ में आई बात, है ना। डिलीवरी लेट हो गया तो एक्स्ट्रा कूपन मिलेगा। तो ये सब किस पे आता है? डिलीवरी बॉयज पे आ जाता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें उनपे बहुत ज़्यादा रश होता है, प्रेशर होता है, एक्सीडेंट्स और ऐसे चांसेस बढ़ते जाते हैं। उसके अलावा अगर वो काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, किसी वजह से, बीमारी वगैरह की वजह से, तो उनका कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है, कोई भी इंश्योरेंस नहीं है। समझ में आ रही बात? ठीक है। तो यही सारा चीज यहाँ पे बयान किया गया है। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है इन अर्बन लेबर चौक एंड मजदूर मंडलीज। डेली अर्बन लेबर चौक, यही देखो, जूती नाली देखते हो कि नहीं देखते हो? सुबह सुबह आए तो देखे कि नहीं देखे? यही है आपका अर्बन लेबर चौक। डेली वेज एंड इनफॉर्मल वर्क, वर्कर गैदर एवरी मॉर्निंग होपिंग फॉर डेली एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दो आपका जूती नाली, ठीक है। कंस्ट्रक्शन वर्कर इन दिल्ली कश्मीरी गेट वेट फॉर मैसनरी और पेंटिंग जॉब्स, यहीं पे वेट करते हैं, जूत नाले लिख दो। एक्सप्लॉयटेटिव हायरिंग प्रैक्टिस, एम्प्लॉयर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर नेगोशिएट वेज ऑफन ऑफरिंग द लोएस्ट पॉसिबल रेट। इनको क्या मिलता है? लोएस्ट पॉसिबल रेट। एम्प्लॉयर और कॉन्ट्रैक्टर आपस में बात करते रहते हैं, तो बीच में कॉन्ट्रैक्टर इनसे भी पैसा लेता है और वर्कर से भी पैसा लेता है, ठीक है। टेक्सटाइल मार्केट वर्कर इन अहमदाबाद आर हायर्ड बिलो मिनिमम वेज, जो गवर्नमेंट ने मिनिमम वेज डिसाइड किया है उससे भी कम पे ये लोग क्या किया जाता है? हायर किया जाता है। कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कभी भी निकाला जा सकता है, कोई हेल्थ बेनिफिट नहीं है, कोई इंश्योरेंस नहीं है, कोई पेंशन नहीं है, सिर्फ इनको वर्क डेज के हिसाब से पे किया जाता है। जितने दिन काम करोगे उतने दिन पेमेंट मिलेगा। एग्जाम्पल, ब्रिक क्लीन वर्कर इन हैदराबाद लैक एक्सीडेंट कवरेज डिस्पाइट हजार्डस कंडीशन। ब्रिक क्लीन, जो ब्रिक बनाते हैं वर्कर्स, हजार्डस कंडीशन है ना, ठीक है। आंखों में कुछ हो सकता है, बॉडी में कुछ हो सकता है,
ठीक है, पल्मोनरी डिजीज हो सकता है, ब्रेक क्लीन का जो वो है स्मोक है और वो सब चीज जा सकता है, बट उनका कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह कंपनीज करा के नहीं रखती हैं। पीस रेट एंड टास्क बेस्ड पेमेंट, वर्कर आर पेड पर यूनिट ऑफ वर्क कंप्लीटेड रादर देन अ फिक्स्ड वेज। ठीक है, हु बेनिफिट द मोस्ट फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन द लेबर मार्केट, कौन ज्यादा बेनिफिट होता है? कॉन्ट्रैक्टर्स क्रिएट अ कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट ड्राइविंग डाउन वेजेस, वेजेस को क्या करते हैं कॉन्ट्रैक्टर कम करते जाते हैं, ड्राइविंग डाउन वेजेस। अर्बन लेबर चौक्स अलाउ एम्प्लॉयर्स टू सेलेक्ट वर्कर एट द लोएस्ट पॉसिबल वेज। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ जूत नली पे जाइए, वहां पे 100 वर्कर्स है, आपके घर में कुछ काम है, ठीक है कि ये काम है करना है ना, तो ऑब्वियसली मान लो पर डे अगर वर्कर 700 पे काम कर रहा है, पर अगर किसी को काम नहीं मिल रहा है तो 500 पे भी तैयार हो सकता है, 400 पे भी हो सकता है, 300 पे भी हो सकता है, कि 300 तो मिले। समझ में आई बात? एटलीस्ट 300 तो मिले। आ रही बात समझ में? ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट फ्रॉम कमीशन, कॉन्ट्रैक्टर दोनों साइड से कमा रहे होते हैं। हाउ डू डिजिटल प्लेटफॉर्म रेप्लिकेट द रोल ऑफ कॉन्ट्रैक्टर इन मॉडर्न गिग वर्कर, तो जो रोल ऑफ कॉन्ट्रैक्टर था वो कौन बन गए हैं? अब प्लेटफॉर्म बन गए। ठीक है, या आपके अर्बन कंपनी क्या है? कॉन्ट्रैक्टर ही है ना, आपसे काम लेता है और किसी और को काम देता है, वो जाके आपका काम करके आ जाता है। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ नुकसान साइड है, नुकसान साइड भी है और फायदे वाला साइड भी है, दोनों डिस्कस करेंगे। एक्टिंग एज मिडिल मैन विदाउट रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो ऐसा मिडिल मैन है जिसका कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, काम खराब हो तो आपका या तो उसका। उबर एंड ओला क्लासिफाइड ड्राइवर एज पार्टनर, वो बोलते हैं कि पार्टनर हो तुम, पुष्पा वाला स्ट्रेटजी लगा कर रखते हैं कि ठीक है तुम एम्प्लॉय नहीं हो, क्या हो? पार्टनर हो। डिनाइंग देम बेनिफिट्स लाइक पीएफ और हेल्थ इंश्योरेंस, पार्टनर हो तो किस बात का हेल्थ इंश्योरेंस? खुद से हेल्थ इंश्योरेंस कराओ, तुम्हारा एम्प्लॉय होते तो कराना होता। डाउनवर्ड वेज बर्डिंग, वर्कर मस्ट एक्सेप्ट द लोएस्ट पॉसिबल पेमेंट ड्यू टू डिमांड सप्लाई डायनामिक्स। फूड डिलीवरी वर्कर ऑन स्विगी एंड जोमेटो हैव सीन डिक्लाइनिंग पर डिलीवरी पेमेंट ओवर टाइम, पहले 50 रुपए मिल रहा है, फिर 30 रुपए पर डिलीवरी, फिर कितना मिल रहा है? 25 रुपीज पर डिलीवरी। ठीक है, क्योंकि स्विगी को फायदा नहीं हो रहा, नुकसान हो रहा है, तो क्या करेगी? पर डिलीवरी प्राइस को घटाते जाएगी। आई बात समझ में? अगर पर डिलीवरी प्राइस बढ़ाए तुम खाना ऑर्डर नहीं करोगे। आ रही बात समझ में? तो ये इनका प्राइस घटते गया। एल्गोरिथम कंट्रोल्ड वर्क एलोकेशन, प्लेटफॉर्म यूज एल्गोरिथम टू असाइन टास्क रिड्यूसिंग वर्कर बार्गेनिंग पावर, है ना। इन प्लेटफॉर्म पे भी क्या होता है, ऐसा थोड़ी होता है कि आपको बाइक देती है जाओ डिलीवरी करो, बाइक आपके पास होना चाहिए, तो आधी चीजें तो आपके पास हैं ही, आप क्या कर रहे हो? खाली जाके फूड डिलीवर करके आ जा रहे हो। ठीक बात है, बाइक खराब हुआ तो आपका, गिरे तो आप गिरे, मरे तो आप मरे। ठीक है, उनका कुछ जाता वाता नहीं है। हाउ डू डिजिटल प्लेटफॉर्म रेप्लिकेट द रोल ऑफ कॉन्ट्रैक्टर? लैक ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, जो स्विगी वाले वर्कर्स, जोमेटो वाले डिलीवरी बॉयज, उनके पास कोई कलेक्टिव बार्गेनिंग कर सकते हैं क्या? हमारा प्राइस बढ़ाओ, प्राइस बढ़ाओ, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं। उनको निकाल के दूसरे लोग को हायर कर दिया जाएगा, बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हैं। गिग वर्कर आर आइसोलेटेड मेकिंग यूनियनाइजेशन डिफिकल्ट, अलग अलग सिटीज में है, आइसोलेटेड है, उनका यूनियनाइजेशन जो है, यूनियन फॉर्म करना क्या है? डिफिकल्ट है। एक्सप्लॉयटेटिव रेटिंग सिस्टम, रेटिंग सिस्टम पे बहुत ज्यादा काम होता है, रेटिंग खराब हो गया उनका तो कंपनी निकाल भी देती है। समझ में आई बात? है ना, पहले तो स्टार्टिंग में रेटिंग के लिए मरे जाते थे सर, कि सर कुछ भी हो जाए रेटिंग दे दीजिए सर, 5 स्टार दे दीजिएगा, है ना, पैसा मत दे दीजिए, क्या दीजिए? रेटिंग दे दीजिए। तो रेटिंग सिस्टम बहुत एक्सप्लॉयटेटिव है। हाई रेटिंग्स आर नेसेसरी टू गेट वर्क, फोर्सिंग वर्कर टू एक्सेप्ट पुअर कंडीशन। इंस्टामेड, इंस्टामेड करके प्लेटफॉर्म है जो पर आवर कितने पे मेड देती है आपको? 49 रुपीज। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो कॉमन गिग वर्कर का रोल क्या है? राइड शेयरिंग ड्राइवर, ओला उबर, ये भी गिग वर्कर है। डिलीवरी पर्सनल, फ्रीलांसर, ठीक है, जो आपका बल्ब इलेक्ट्रिसिटी ये ठीक करने आते हैं, है ना, अर्बन कंपनी से। ऑन डिमांड टास्क वर्कर, मेंटेनेंस वर्कर्स, कंस्ट्रक्शन लेबरर, ये सब गिग वर्कर्स हो गए। गिग वर्कर का प्रो भी है, पॉजिटिव चीज भी है, उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? ज्यादा है, जब मर्जी काम करेंगे, जब मर्जी नहीं करेंगे, है ना, वैरायटी ज्यादा है, ऑप्शन ज्यादा है, इंडिपेंडेंस ज्यादा है उनके पास, वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा है उनका। समझ में आई बात? उन्होंने चूज किया कि चलो मैं रात में ही ओला चलाऊंगा, दिन में चलाऊंगा ही नहीं, लेकिन ऑफिस जाना होता तो दिन में जाना होता। ठीक है, जब चाहे तब चला सकते हैं कि नहीं नहीं आज दिन में काम है, आज रात को काम करेंगे, आज दिन रात दोनों जगह काम है, कल काम करेंगे। समझ में आई बात? तो उनके पास थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो बेटर है, लेकिन इनकम क्या हो जाएगा? फिर इरेगुलर हो जाएगा। डिलीवरी करेंगे, ओला उबर चलाएंगे तो इनकम आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा।
रेट्स जो है, टैक्सेस जो है उनके कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, बेनिफिट्स उनको, हेल्थ बेनिफिट्स ये सब नहीं मिलता, कनेक्शंस उनके कम हो जाते हैं। टॉप रीजन फॉर वर्किंग इन द गिग इकोनॉमी, जब लोगों से पूछा गया कि आप गिग इकोनॉमी में क्यों काम करते हो, क्यों तुम ओला चला रहे हो, क्यों तुम उबर चला रहे हो, क्यों तुम जोमेटो डिलीवरी बॉय बने हुए हो, वो देखा है ना जोमेटो डिलीवरी बॉय वाला फोटो, है ना, ठीक है, हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ लड़का 2-3 साल पहले का, और कितना कमा लेते हो, खुश रहता है एकदम, है ना, कमीशन लेके, क्या बोल, इंसेंटिव लेके 12,000 ऐसा कुछ बोलता है ना, ठीक है, कि इंसेंटिव लेके कितना कमा लेते हैं, 12,000, ठीक है। वैसे भी मैं अपने एक पुराने कलीग को जानता हूँ, कलीग मतलब कि मैं वहाँ पढ़ाता था और वो वहाँ पे ऑफिस बॉय था, पानी वगैरह देता था, ठीक है, तो मैं भी वहाँ नहीं पढ़ाता, वो भी वहाँ पानी नहीं देता, वो भी जोमेटो डिलीवरी बॉय बना हुआ है। तो मैंने उससे पूछा और कितना कमा लेते हो, मुझसे पहले उसने छोड़ा तो बोला कि डबल, सीधे जो मुझे सैलरी मिलता था उसका मैं डबल कमा लेता हूँ। समझ में आई बात? तो बेनिफिट भी है, इट्स नॉट लाइक कि हमेशा चीजें खराब ही हैं। टॉप रीजन फॉर वर्किंग इन द गिग इकोनॉमी, टॉप रीजन क्या है, तो लोगों ने बताया 48% लोगों ने बताया ऑटोनॉमी एंड कंट्रोल, कि ऑटोनॉमी है, अपनी मर्जी से काम करते हैं, खासकर ओला उबर वाले अच्छा ही कमा लेते हैं, ठीक है, आप एक्स्ट्रा पैसा नहीं दो तो कई बार आएंगे नहीं, आप परेशान हो जाते हो कि भैया ले लेना यार 50 रुपये एक्स्ट्रा, आ जाओ प्लीज आ जाओ, मेरा फ्लाइट है 100 रुपये एक्स्ट्रा लेंगे, फिर समझ में आ रही बात, क्योंकि फ्लाइट छूटा तो ज्यादा जाएगा, ठीक है भैया 100 रुपये ले लेना, समझ में आई बात, कैश होगा, कैश है ना, हाँ कैश है, ठीक है, समझ में आई बात। दिल्ली में था मैं, है ना, पटेल नगर में, वहां से मैं किए जा रहा हूँ ओला वाले कनेक्ट किए जा रहे हैं, पूछते हैं कहाँ जाना है, मुझे बोला वो रेलवे स्टेशन जाना है, दे लाइक नहीं 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 एयरपोर्ट जाना हो तो जाता, मैंने बोला कि तुम्हारे लिए मैं ट्रेन कैसे एयरपोर्ट पे ले जाऊँ यार, तीन लोगों ने मेरा कैंसिल किया, ठीक है कि नहीं नहीं सर मैं तो जा रहा हूँ एयरपोर्ट जा रहा हूँ, उधर चलना है तो बताओ, हमने उधर क्यों जाना है, ट्रेन रेलवे स्टेशन पे है, ठीक है, 5 मिनट और लेट होता तो उस दिन ट्रेन नहीं मिलता मुझे, तो ये कंडीशन हो जाती है। तो उनके पास क्या है, ऑटोनॉमी, ठीक है, एयरपोर्ट जाना है नहीं जाना कैंसिल, ठीक है, एंड कंट्रोल। अर्निंग वाइल सीकिंग अ बेटर जॉब, बहुत सारे लोग बेटर जॉब की तलाश भी कर रहे हैं, साथ साथ में काम भी चल रहा है, ठीक है। मेरा जो एसी रिपेयर करने वाला आया था अगस्त सितंबर में, उसको बुलाया था दिल्ली में, पहले भी वो रिपेयर करता था, सितंबर अक्टूबर में गर्मी खत्म हो जाता है, फिर उसका काम बंद हो जाता है, फिर वो जोमेटो डिलीवरी बॉय बन गया था कि भैया अब तो काम ही नहीं मिल रहा, ठीक है, तो मैं क्या बन गया हूँ, जोमेटो डिलीवरी बॉय बन गया हूँ, मस्त रेड टी शर्ट पहन के आया था, एसी रिपेयर करके गया, ज़्यादा पैसे लेके गया, आजकल पैसे नहीं है, फिर मैंने उसको दोबारा अप्रैल में बुलाया, ठीक है, तो बोला कि भैया टाइम नहीं है, फिर मैंने याद दिलाया कि जब आपका काम खराब था तो मैंने ज़्यादा पैसे दिए थे, अब प्लीज़ आ जाओ, ठीक है। तो ऐसे करके अर्निंग वाइल सीकिंग अ बेटर जॉब, ये सब काम होते रहता है। बैलेंसिंग कैरियर एंड फैमिली नीड, ये 48% लोग करते रहते हैं, कैरियर को भी बैलेंस कर रहे हैं और फैमिली नीड्स को भी बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। 22% लोगों ने बोला ओनली वे टू मेक एन इनकम, तो सबसे ज्यादा दया इन लोगों के लिए लगता है कि और कोई उपाय नहीं है तो डिलीवरी बॉय बन गए या ऐसे वर्कर बन गए। 55% लोगों ने बोला मेक एक्स्ट्रा मनी ऑन द साइड, कि बाकी काम के अलावा एक्स्ट्रा मनी भी हो जाता है, ठीक बात है। बहुत सारे डिलीवरी बॉय जो है वो साथ में आपके, कौन सा है ये, रैपिडो राइडर भी हैं, ठीक है, खाना भी डिलीवर कर रहे हैं, आदमियों को भी पहुंचा दे रहे हैं, ठीक है, दोनों काम एक साथ भी हो जा रहा है। चैलेंजेस फॉर गिग वर्कर इन इंडिया, चैलेंजेस क्या है, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को कैसे क्लासिफाई किया जाता है, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर या पार्टनर जैसे उनको क्लासिफाई किया जाता है, तो उनको बहुत सारा जो बेनिफिट जो एम्प्लॉयज को मिलता है ना, एम्प्लॉयज को सैलरीज मिलता है, एम्प्लॉयज को नोटिस पीरियड मिलता है, एम्प्लॉय को टर्मिनेशन के पहले रीजन बताया जाता है, एम्प्लॉय को प्रोविडेंट फंड वगैरह का फायदा होता है, एम्प्लॉय को और भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी का फायदा होता है, वो सारा इनको फायदा नहीं। समझ में आ रही बात? लो एंड अनस्टेबल अर्निंग, अर्निंग अनस्टेबल है, कई बार लो भी है। एक्सप्लॉयटेशन थ्रू रेटिंग सिस्टम, ये सब हम लोग बात कर ही चुके। गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप लिया है, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी इनके लिए बनाया है, ई श्रम पोर्टल जहां पे वो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। नीति आयोग ने एक रिपोर्ट निकाला था, है ना, तो उसने रेकमेंड किया कि ऐसे इंप्लॉई प्रोविडेंट फंड बनाना चाहिए इन गिग वर्कर का हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, कि सब लोग को वहां से क्या मिल जाए, हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाए, ठीक है। और स्किल डेवलपमेंट वगैरह का काम चलता रहता है, अगर स्किल डेवलप हो गया तो काम मिलते रहेगा, ठीक है। साथ साथ उनका कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड फेयर वर्क स्टैंडर्ड उनके लिए होना चाहिए, कि वो लोग कलेक्टिव बार्गेनिंग करके अपना पैसा वैसा बढ़वा पाए और वर्क स्टैंडर्ड्स को बेटर करवा पाए। यूपीएससी 2021 में ये मेंस का क्वेश्चन है,
एग्जामिन द रोल ऑफ गिग इकोनॉमी इन द प्रोसेस ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन्स इन इंडिया, वुमेन के लिए बात कर रहा है, ठीक है। तो ये भी ऐसे क्वेश्चंस आपको आते रहते हैं। लास्ट टॉपिक, व्हाई आर इलेक्टोरल रिफॉर्म नेसेसरी, ये आंसर लिख के ले आना है ना। चलो इस पे आते हैं, व्हाई आर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नेसेसरी। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स क्या होता है? इलेक्शंस देखते हो आप लोग? अरे इलेक्शंस लास्ट ईयर कितने लोगों ने वोट दिया, रेज योर हैंड। सबने दिया। तो इलेक्शंस से रिलेटेड जो रिफॉर्म होगा उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? इलेक्टोरल रिफॉर्म, ठीक है। तो जब ये पूरा प्योरली पॉलिटी बेस्ड टॉपिक हो गया, स्टैटिक टॉपिक हम बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं? स्टैटिक। ये करंट अफेयर्स में नहीं भी कवर करें तो चलेगा, क्योंकि पॉलिटी में आप पढ़ ही लेते हो, खासकर मेंस के टाइम पे और ज्यादा डिटेल में पढ़ते हो, ठीक है। इलेक्शंस से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स है? तो प्रॉब्लम्स में आता है कि वैसे लोग ज्यादा इलेक्ट हो जाते हैं जो ज्यादा मनी और मसल वाले हैं। कैसे वाले हैं? मनी और मसल। मनी मतलब पैसे वाले, मसल मतलब दबंग लोग। समझ में आई बात? ठीक है। ज्यादा क्रिमिनल लोग बहुत ज्यादा इलेक्ट हो जाते हैं। क्रिमिनल लोग, जिन पे क्रिमिनल केसेस चल रहा है, जिसको बोलते हैं क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। क्या बोलते हैं? क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, है ना। इलेक्शंस में मनी का यूज बहुत ज्यादा है, ओवर यूज है। गवर्नमेंट ने वैसे रोक लगा रखा है, इंडिविजुअल कैंडिडेट इससे ज्यादा खर्चा नहीं करेगा, बट पार्टीज के ऊपर रोक नहीं है। पार्टीज कितना भी खर्चा कर सकती हैं। समझ में आई बात? और एस्टिमेट ये कहता है 2024 का जो इलेक्शन हुआ उस पे 1 लाख करोड़ पार्टीज ने खर्च किया है पैसा। कितना खर्च किया है? 1 लाख करोड़। सोचो, वो 1 लाख करोड़ से बहुत लोगों का गरीबी दूर हो सकता था कि नहीं दूर हो सकता था? बताइए, बहुत सारी प्रॉब्लम दूर हो सकती थी कि नहीं? लेकिन वो सब कहाँ गया? इलेक्शंस में गया, ठीक है। तो जब बात ये होती है कि पॉलिटिकल पार्टी जो है, और आप लोगों ने लास्ट ईयर उसके पहले, है ना, ये सब पॉलिटिकल पार्टीज को फंड करने के लिए, है ना, कौन सा प्रोग्राम चल रहा था बताओ, जो बहुत ज्यादा न्यूज में था? पॉलिटिकल पार्टी की फंडिंग कैसे होती थी? इलेक्टोरल बॉन्ड से होता था, ठीक है। कि मान लो तुमको पॉलिटिकल पार्टी को फंड करना है, तुम एसबीआई जाओगी, 1 लाख रुपया दोगी, वो तुमको इलेक्टोरल बॉन्ड देगा। तुम वो उसने चढ़ा लिया कि हाँ ये आई थी रीचा, इसने 1 लाख का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है। अब तुम्हें इलेक्टोरल बॉन्ड ले जाओगी और कहाँ जमा कर दोगी? किसी पार्टी में जमा कर दोगी। पार्टी वालों को पता रहेगा कि रीचा आई थी या रीचा का कोई पर्सन आया था, उसने हमें 1 लाख का इलेक्टोरल बॉन्ड दिया हुआ है। समझ में आई बात? तो इलेक्टोरल बॉन्ड से भी क्या हो रहा था? ट्रांसपेरेंसी कम हो रहा था, है ना। गवर्नमेंट को, इलेक्शन कमीशन को ये पता नहीं चल रहा था। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट को तो चल ही रहा था, गवर्नमेंट वाली पार्टी को तो चल ही रहा था, तो बाकी लोगों को ये ट्रांसपेरेंसी नहीं था कि पैसा कौन किसको दे रहा है। समझ में आई बात, है ना। पार्टीज तो ये बोल रही थी कि हमें क्या पता, हमें तो बस वो पैसा आ गया, हमारे पास तो वो बॉन्ड आ गया, बॉन्ड पे नाम नहीं लिखा हुआ है किसने दिया। समझ में आई बात? हम थोड़ी ट्रैक रखते हैं किसने आके दिया, बस जमा हो गया हमारे पास, हमारे अकाउंट में आ गया 75,000 करोड़। ठीक बात है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड का इशू था, मतलब इलेक्टोरल फंडिंग हमेशा से 2 प्रॉब्लम, एक क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स और एक इलेक्टोरल फंडिंग, ये सबसे बड़े प्रॉब्लम रहे हैं जब हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात करते हैं, ठीक है। तीसरा अगर प्रॉब्लम बोले तो तीसरा प्रॉब्लम होता है ईवीएम का। किसका होता है? ईवीएम का, कि बैलेट पेपर से इलेक्शन होना चाहिए, ईवीएम से होना चाहिए, कि कैसे होना चाहिए। समझ में आई बात? ईवीएम पे तो पर्सनली मुझे बहुत दिक्कत नहीं लगता, क्योंकि ईवीएम के साथ साथ अब वो पेपर में निकल जाता है। वीवीपैट निकला कि नहीं निकला था? आप लोगों ने दिया होता तो 7 सेकंड का विंडो में दिखता है ना, दिखता है ना कि किस पार्टी को आपने वोट दिया। तो जिस पार्टी को आपने वोट दिया वो पार्टी भी वहां पे समझ में आ जाता है, वो पर्चा भी नीचे चला जाता है। समझ में आई बात? तो कभी जब काउंटिंग स्टार्ट होता है तो ईवीएम मशीन से भी काउंट कर लिया जाता है और साथ में वीवीपैट को भी काउंट कर लिया जाता है, कम से कम 2-3 जगह टैली करने के लिए कि दोनों का जो कैलकुलेशन है वो सेम है कि नहीं है। समझ में आ रही बात? तो उससे ट्रांसपेरेंसी और ज़्यादा बड़ी है। बट इलेक्टोरल रिफॉर्म जो है वो हमेशा से न्यूज़ में रहे, ठीक है। ये आप स्टैटिक ओरिएंटेड टॉपिक ज़्यादा समझिए। इलेक्शंस जो है आर्टिकल 324 से इलेक्शन कमीशन फॉर्म होता है, इलेक्शन कमीशन को पावर मिलता है। इलेक्शंस कराने के लिए इंडिया में 2 एक्ट बने। पहला एक्ट का नाम क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950। दूसरे एक्ट का नाम क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। तो ये एक्ट पार्लियामेंट ने बनाया। फिर क्या बना? रूल्स बना, रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल 1960 और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट
मतलब इलेक्शंस जब अनाउंस होते हैं तो क्या लग जाता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, कि पार्टीज को क्या क्या गाइडलाइंस फॉलो करनी है। समझ में आई बात? तो ये सब जो है इलेक्शंस को स्मूथली कराने के लिए बहुत सारी कमेटी 1974 से लेकर 2010 तक बहुत सारी कमेटी बनी हुई है। तारकुंडे कमेटी बनी, दिनेश गोस्वामी कमेटी बनी, इंद्रजीत गुप्ता कमेटी। कमेटी का पर्पस देखोगे तो कमेटी का पर्पस क्या था, इलेक्टोरल रिफॉर्म, स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन, कि स्टेट को मतलब गवर्नमेंट को इलेक्शंस को पूरा फंड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज का कोई पैसा ही नहीं लगे, पॉलिटिकल पार्टी को कोई डोनेट ही नहीं करे, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी को कोई डोनेट कर रहा है तो मोटिवेटेड डोनेशन भी हो सकता है। समझ में आ रही बात? तो ये बहुत सारा चलता रहता है। ये वैसे काफ़ी लंबा टॉपिक है, आराम से आप क्लासेज में 1 से 2 दिन नहीं, मतलब एटलीस्ट 1.5 आवर्स 2 आवर्स तक आप यही सब पढ़ते रह जाते हो, ईवीएम्स के बारे में, बैलेट पेपर्स के बारे में, है ना। वीवीपैट 2019 ऑनवर्ड चल रहा है जो मैंने अभी बात किया, ठीक है। वाई आर इलेक्टोरल रिफॉर्म नेसेसरी? तो इलेक्टोरल रिफॉर्म इसलिए नेसेसरी है क्योंकि आप एक डेमोक्रेसी हो और आप डेमोक्रेसी में डेमोक्रेटिक बैक स्लाइडिंग नहीं चाहते हो, आप ऑन पेपर डेमोक्रेसी बन के रहना नहीं चाहते हो, आप एक रियल डेमोक्रेसी बनना चाहते हो कि आप डेमोक्रेसी का जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर सारा अच्छा रहे और सब्सटैंटिवली आप एक अच्छे डेमोक्रेसी बन के निकल के आओ। तो ये सारा चीज़ है और कुछ खास इसमें है नहीं। ईवीएम्स के ऊपर क्या कंसर्न है? A public interest litigation was filed in April 2024 demanding a return to paper ballot and 100% वीवीपैट ईवीएम मैचिंग, कि हर बार ईवीएम और वीवीपैट को 100% मैच करो, उसमें टाइम लग जाएगा। तो वीवीपैट क्या है, एक तरह से पेपर बैलेट ही हो गया, उसको 100% क्या करना पड़ेगा, आप काउंट करोगे तो फिर क्या होगा, जैसे मान लो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 50 जगह वोटिंग हो रही है ना, 50 जगह जो वोटिंग हो रही है, बूथ बने हुए हैं जहां लोग जाके वोट करके आ रहे हैं, 50 जगह ईवीएम है, 50 जगह वीवीपैट है, तो कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1-2 जगह काउंट कर लिया जाता है, मैच हो गया। अब वो 50 के 50 जगह काउंट किया जाएगा, तो जो रिजल्ट एक दिन में आता है 3 दिन 4 दिन में आएगा कि नहीं आएगा, बट इन सब का डिमांड किया गया है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड दैट 5% ऑफ ईवीएम इन ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी शुड बी वेरीफाइड इन केस ऑफ एनी सस्पिशन ऑफ टेम्परिंग इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है सबको काउंट करने की जरूरत नहीं है, कितने को काउंट कर लो, 5%, कोई भी रैंडमली 5% काउंट कर लो। इलेक्शन एक्सपेंडिचर कितना हो गया 2024 में, 1,00,000 करोड़। तो एक्सपेंडिचर पे क्या होना चाहिए, लिमिट होना चाहिए। स्ट्रेंथनिंग लीगल फ्रेमवर्क फॉर कैंपेनिंग साइलेंस पीरियड टू रेगुलेट इलेक्शंस कैंपेन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विल डिस्कस एक्सटेंडिंग रिस्ट्रिक्शंस टू प्रिंट मीडिया एंड ऑनलाइन ड्यूरिंग द 48 आवर साइलेंस पीरियड। अभी जिस दिन इलेक्शन है उसके 48 आवर से कैंपेनिंग वगैरह बंद हो जाता है, उसको साइलेंस पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 2 दिन पहले से, मतलब 48 आवर्स। उसको और ज़्यादा बढ़ाने का बात इलेक्शन कमीशन सोच रहा है, 3 दिन कर दे, 4 दिन कर दे, 1 वीक कर दे। समझ में आ रही बात? ठीक है, कि लोग वो 1 हफ्ता, अगर 2 दिन वो क्यों दिया गया है कि 2 दिन लोग ठंडे दिमाग से सोचें फिर अपना वोट दें। अगर उसको 1 वीक कर दिया जाएगा तो लोग और ज़्यादा ठंडे दिमाग से सोचेंगे और ज़्यादा बिना इन्फ्लुएंस होकर वोट देंगे। समझ में आई बात? आप जल्दी जल्दी किसी इन्फ्लुएंस में रहते हो और वोट देके आ जाओगे। तो 2 दिन इसीलिए है कि 2 दिन में आपका ऊपर कोई इन्फ्लुएंस है तो वो कम हो जाए और आप रियल बेसिस पे जाके देके आओ। वाई आर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नेसेसरी? एड्रेसिंग इलेक्टोरल रोल डिस्क्रिपेंसी। इलेक्टोरल रोल मतलब जो नाम्स होते हैं, नेम में भी डिस्क्रिपेंसी दिल्ली में बहुत पाया गया। कुछ लोगों के नाम हैं, कुछ लोगों के इनके नहीं हैं, उनके हैं, ठीक है। कार्ड, opposition parties have raised concern over duplicate electoral photo, identity card numbers, demanding discussions in parliament regarding discrepancy in voter list, है ना। जेंडर रिप्रेजेंटेशन वुमेन का कम है, उसको बढ़ाया जाए। वोटिंग एक्सेसिबिलिटी को और ज़्यादा इंप्रूव किया जाए, ठीक है। खासकर जो लोग पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ वाले हैं, जो लोग माइग्रेंट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ हूँ, अगर बिहार में अभी इलेक्शन होगा मैं थोड़ी जाऊँगा सिर्फ वोट देने के लिए। समझ में आई बात? तो अगर कोई ऐसा सिस्टम बने और मेरे जैसे लाखों लोग बाहर होंगे, तो वो लाखों लोग अगर बाहर होंगे तो फिर क्या होगा। फॉर एग्जांपल अगर आसाम में इलेक्शन है, बहुत सारे लोग जो दिल्ली में पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, बेंगलोर में हैं, ठीक है, शायद ही कोई आएगा और यहाँ पे आके वोट देके जाएगा। तो उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने का कुछ तरीका होना चाहिए कि माइग्रेंट वर्कर्स का भी क्या लिया जा सके, वोट लिया जा सके। ठीक बात है। वाई इट इज इंपॉर्टेंस ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन? वन नेशन वन इलेक्शन से क्या होगा,
5 साल इलेक्शन का झंझट खत्म हो जाएगा, एक ही बार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा, एक ही बार में सारी चीजें हो जाएंगी, है ना। बार बार पॉलिटिकल कैंपेनिंग हर स्टेट वाइज स्टेट ये सब नहीं चलता हुआ रहेगा। तो मेन फायदा वही होगा, कॉस्ट बच जाएगा इलेक्शन कमीशन का, तो गवर्नमेंट का बचेगा, रिसोर्स और ज़्यादा यूज हो जाएगा, वोटर का टर्नआउट बढ़ जाएगा। अगर मुझे एक ही बार 5 साल में इलेक्शन देने जाना हो तो फिर क्या होगा, 5 साल में एक बार मैक्सिमम लोग जा पाएंगे। समझ में आ रही बात? ठीक है। और बार बार अभी लोकसभा इलेक्शन के लिए जाओ, फिर राज्यसभा के लिए अलग से जाओ, राज्यसभा के लिए तो नहीं जाना, एमएलए के लिए अलग से जाओ, है ना, फिर उसके बाद पंचायत के लिए अलग से जाओ, तो बार बार जाना पड़ेगा। तो वैसे में लोग जाना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, तो बस यही है। और ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है और बेसिकली एक स्टैटिक टॉपिक है जो और ज़्यादा डिटेल में आप कहाँ पढ़ोगे, अपने पॉलिटी क्लासेस में पढ़ोगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल। और हमने काफ़ी टॉपिक्स कवर कर लिए। कुछ ये टॉपिक्स 1-2 दिन के टॉपिक्स नहीं हैं, कल के फ्राइडे के और आज के सैटरडे के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और फिर रेगुलरली हम लोग करते जाएंगे यूट्यूब्स वगैरह पे, और आप लोग इसको देखते जाइएगा। ठीक है, ओके ओके देन एंजॉय योर वीकेंड। थैंक यू।